गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्यम, एमडी, उमेश, विजय, काजल, विनय, प्रांशी। चलिए बेटा, आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। अब ध्यान से सुनना बेटा। अब दो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं, एक तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है ना। आपके सिलेबस में कहीं पर मेंशन नहीं है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए वो कराऊंगा। दूसरा, एक आपको मैं पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना। दो टॉपिक ये जो है, ये वो टॉपिक है जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर आप उठाकर देखेंगे तो कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ये टॉपिक्स जो है आपके 8th क्लास तक की एनसीईआरटी बुक में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, तो इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, एक ग्राफ का टॉपिक है, तो ये आज हमारा टारगेट है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा टाइम से पहले। कोशिश ये है कि टाइम से पहले आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हेडिंग डालोगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल बेटा, डेफिनेशन डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग डालोगे बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है बेटा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। बेटा नोट्स नवनीत, बेटा मैं नोट्स नहीं देता, यहाँ लिखने का टाइम देता हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाइए। आप लोग तो डेली कोई ना कोई ऐसा एक है आपके बैच में जो जिसको डेली एक ही सवाल करना होता है। ठीक है ना। आज कोई और है, कल कोई और है, एक बारी में तो बात समझ आती नहीं बेटा। क्या तो क्लासेस को ध्यान से देखा करो, नोट साथ के साथ बनाने। हाँ जी, अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो चलिए। तो न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, ये जो पढ़ा रहा हूँ न्यूटन लो, ये आपके 8th तक के एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं सर आप केमिस्ट्री क्लास क्यों नहीं ले रहे हो। अरे बेटा ले लेंगे, वो अभी एक बार इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। ये एक बार पहले फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री ले लेंगे। ठीक है ना, ताकि रूटीन सा बना रहे बेटा, पढ़ने में मजा आए। ठीक है ना। एक बार फिजिक्स को कंप्लीट कर लेते, फिर केमिस्ट्री ले लेंगे, क्या दिक्कत है। वैसे भी ऐसा तो है नहीं, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर करा दिए, एसिड बेस सोल्ट मैंने करा दिया, पॉलीमर करा दिया, और भी कोई चैप्टर कराया 2 तो मुझे याद है। ठीक है ना, 2 चैप्टर तो कराई दिए कम से कम, तब तक आप पॉलीमर भी कीजिए। नहीं बेटा, मेरे हैंड रिटन नोट्स नहीं मिले हैं। चलिए, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स ना लगाओ, अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगा रहे हो, तो उस बॉडी का जो हाल था वो ऐसा ही रहेगा। मींस अगर वो मोशन में थी तो वो मोशन में रहेगी, और अगर रेस्ट में थी तो वो रेस्ट में रहेगी। ठीक है, ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो ये जो नियम है, क्या आपको ये इनर्शिया जैसा नहीं लग रहा, जड़त्व जैसा नहीं लग रहा, इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो लिखोगे बेटा अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, इन द एब्सेंस ऑफ, किसी बाहरी बल की अनुपस्थिति में, किसी बाहरी बल की, बाहरी लिखना है ये वाला, कभी भारी लिख दो। इसके अनुसार किसी बाहरी बल की अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, state of a body, in the absence of external force,
state of a body, a state of motion of a body, state of motion of a body, state of motion of a body remains same. इसके अनुसार किसी बाहरी बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु की गति की अवस्था, किसी वस्तु की गति की अवस्था, किसी वस्तु की गति की अवस्था समान रहती है, किसी वस्तु की गति की अवस्था समान रहती है, किसी वस्तु की गति की अवस्था समान रहती है। नेक्स्ट लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो, इसे जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है, इसे जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है, इसे जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है, इसे जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट लिखोगे बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम ये कहता है किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगेगा, देखिए बेटा बता रही, किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। बस स्टेटमेंट लिख लो ताकि पेपर में, क्योंकि मेंशन तो कहीं कर नहीं रखा आपके सिलेबस में, लेकिन अगर आ जाए तो आपको ध्यान रखना, क्योंकि जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं, लेकिन उससे एक बार सीटेट में क्वेश्चन आया, तो इसलिए बेटा रिस्क नहीं ले सकते। इसे जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। संदीप बेटा लिखिए, इसे जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है, इसे जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ में लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार द रेट ऑफ चेंज ऑफ, the rate of change of, the rate of change of, the rate of change of linear momentum, the rate of change of linear momentum is directly proportional, is directly proportional, is directly proportional, is directly proportional to the applied force, to the applied force। ठीक है, लिखोगे, इसके अनुसार रेखीय संवेग इसके अनुसार रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर लगाए हुए बल के, लगाए हुए बल के, लगाए हुए बल के समानुपाती होती है, लगाए हुए बल के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो फिर यहीं से निकल के फॉर्मूला आता है फिजिकल टू ma। ठीक है ना, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है बस। तो यह है न्यूटन सेकंड लॉ। इसको रियल लॉ भी बोलते हैं बेटा, वास्तविक नियम यही है। ठीक है ना, क्यों है? क्योंकि न्यूटन के 3 लॉ है हमारे पास। ठीक है ना,
अगर हमको ये लो आता है तो इस लो से हम बेटा पहले नियम को भी डिराइव कर सकते हैं और तीसरे नियम को भी डिराइव कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम बोला गया है रियल लो। लिखोगे यह वास्तविक नियम है, इट इज ए रियल लॉ, यह वास्तविक नियम है, यह वास्तविक नियम है। एम मास है, ए एक्सेलरेशन है बेटा। ग्राफ कराएंगे ना बेटा, अभी आज ही कराएंगे बोला तो है, टाइम पर नहीं आए होगा, बताया तो ग्राफ करेंगे, इसके बाद ग्राफ कराएंगे आज, छोटा सा पोर्शन है आपके में ग्राफ का, ठीक है ना। बट जल्दी लिखिए, पहले की हिंदी जल्दी, इसके अनुसार अभिषेक जल्दी लिखना बेटा। इसके अनुसार किसी बाहरी बल की अनुपस्थिति में किसी बाहरी बल की अनुपस्थिति में किसी बाहरी बल की अनुपस्थिति में वस्तु की गति की अवस्था समान रहती है। वस्तु की गति की अवस्था समान रहती है। वस्तु की गति की अवस्था समान रहती है। थर्ड लिखो बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। न्यूटन का गति का तीसरा नियम। न्यूटन का गति का तीसरा नियम। बेटा सेकंड लॉ समझ नहीं आया तो छोड़ दीजिए बेटा, क्योंकि आपके सिलेबस से मेंशन नहीं है, ठीक है ना। इनर्शिया और मोमेंटम के बारे में सचिन बेटा पिछली से पिछली क्लास में बताया था, ठीक है ना। क्लासेस को ध्यान से देखिए, जो मोमेंटम होता है वही लीनियर मोमेंटम है। एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में जो मोमेंटम होगा वो होगा लीनियर मोमेंटम बेटा, ठीक है। तो ये बेटा आपके सिलेबस में है नहीं तो मैं समझा देता, ये स्टेटमेंट है, क्योंकि बाय चांस आ जाए तो आपको पता होना चाहिए किसकी स्टेटमेंट है। बेटा साइंस वालों के पेपर में एसएसटी नहीं आती। अरे रूपाली बेटा रुक जाओगे, अब कमेंट करते करते आप लोग तो शुरू हो जाते हो। बोल दिया ग्राफ आज कराएंगे, बार बार आप कमेंट कर रहे हो, इससे क्या हो जाएगा, इससे टीचर का मूड ऑफ होता है और कुछ नहीं होता। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है बेटा, मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर ने मेरे हैंड पर फोर्स लगाया, ठीक है। तो जितना ये मार्कर मेरे हैंड पर फोर्स लगाएगा, मेरे हाथ पर बल लगाएगा, ठीक है, उतना ही बल मेरा हाथ इस मार्कर पर लगाएगा, ठीक है ना। रूपाली बेटा नहीं सुधरोगे, बच्चे हो गए आप, बच्चे हो गए, आपको खिलौना मिला हुआ है, जैसे बच्चों को कोई बोले कि उसको बार बार भेजते रहते हैं। जब बोल दिया एक बार आज कराएंगे, इसलिए बेटा मैं कमेंट बंद करके पढ़ाना शुरू कर दूंगा। बेटा आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे 8 to 9:30 होगी। सैटरडे की टाइमिंग फिक्स नहीं है। सैटरडे की आपको टाइमिंग रात को 12 बजे या सुबह 7 बजे उठ के चेक कर लो एक बार बस। मंडे टू फ्राइडे की फिक्स है, मॉर्निंग में 8 to 9:30, ठीक है। ठीक है, तो लिखिए इसको, अकॉर्डिंग टू दिस every action has equal and opposite reaction। every action has equal and opposite reaction। अभी बात करेंगे, स्टेटमेंट को अच्छे से क्लियर करेंगे, अभी बस लिखिए every action has equal and opposite reaction। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रक्रिया होती है।
प्रत्येक एक मिनट वेट करना बच्चों। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये सेकंड स्लाइड है बेटा। ठीक है, अब इसका समझिए ये है क्या। एक्शन और रिएक्शन का मतलब समझिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये कोई बॉक्स है जिसका मास है m, तो जो हम अप्लाइड फोर्स है, हाँ, देखिए बेटा एक ब्लॉक है, हमने इस पर फोर्स लगाया F, तो ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये जो अप्लाइड फोर्स होता है, जो हम बल लगाते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन, क्रिया, जो हम बल लगाते हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिवर्स में, ये जो बॉडी जो है, ये बॉडी जो फोर्स लगाएगी, ठीक है ना, ये बॉडी जो फोर्स लगाएगी, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन। तो ये वाली जो चीज है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन, प्रतिक्रिया। तो एक बात बताओ, ये जो एक्शन और जो लग रहा है, एक्शन फोर्स जो लग रहा है, और जो रिएक्शन फोर्स जो लग रहा है, एक्शन फोर्स जो लग रहा है, प्रशांत कह रहा है आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़ा है। पहली बात तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। दूसरी बात वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है बेटा, कहीं नाम देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 10 तक कहीं पर नहीं आता, 11th क्लास में आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने तो मजाक बना दिया बेटा, बार बार हिंदी इंग्लिश ऐसे नहीं होता। ठीक है, आपने तो बिल्कुल बदतमीजी पे उतर आए हो आप लोग, तो हर बार कह रहे इसका एक बार और हिंदी में बता दो, कर क्या रहे थे, कितनी बार रिपीट करेंगे, बच्चे हो आप लोग। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए समान समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप लोग बिल्कुल भी सिंसियर नहीं हो, सीरियसली।
अब मुझे बताओ एक्शन और जो रिएक्शन होते हैं बेटा, ये एक ही बॉडी पर लगते हैं या अपोजिट पे? अपने वीडियो को बाद में भी देख सकते हो, अगर कुछ छूट गया है तो बेटा आपकी गलती से छूटा है, मैं तो एक चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब जो ये एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो एक ही बॉडी पर लगते हैं डिफरेंट पर? देखिए बेटा, हमने ये वाला जो फोर्स है वो इस बॉडी पर लगाया ना, तो ये तो हो गया हमारा एक्शन। इस बॉडी ने जो फोर्स लगाया वो किसी दूसरी बॉडी पर लगाया होगा ना, तो वो होता है बेटा रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर लगता है। अभी और एग्जांपल करेंगे, समझ में आ जाएंगे। तो लिखोगे एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया। एक्शन एंड रिएक्शन acts on, action and reaction acts on, action and reaction acts on different bodies, action and reaction acts on different bodies। क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर लगती है। क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर लगती है। क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर लगती है। जल्दी नोट करके डन लिखिए बेटा। एग्जाम्पल में सर सेम बॉडी है। देखिए बेटा ज्योति, देखिए देखिए बॉडी आपको एक दिख रही है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखिए, मैं बताता हूँ आपको। ऐसे नहीं समझ आया, एक बॉडी दिख रही है तो देखिए। पहला एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए, अरे नहीं बेटा परेशान नहीं हूं थोड़ा सा। अब क्लास के तो कमेंट्स आपके ऐसे आते हैं, ठीक है ना। दूसरा छोड़िए, चलिए देखिए अब बात सुनिए। एक फुटबॉल प्लेयर है, एक फुटबॉल प्लेयर है, उसने किक मारी, ठीक है। एक फुटबॉल प्लेयर है, उसने किक मारी, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा। पहला मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, देखिए। फोर्स अप्लाइड ऑन फुटबॉल, ठीक है। एक फुटबॉल प्लेयर था बेटा, उसने फुटबॉल पर किक मारी, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, एक्शन। ये क्या हो गया, एक्शन, ठीक है।
अब जो फुटबॉल है बेटा, फुटबॉल ने क्या किया, जिस पैर से किक मारी थी, जिस पैर से किक मारी थी, फुटबॉल ने अब क्या करेगी, उस पैर पर फोर्स लगाएगी, क्योंकि जितना फोर्स आपने पैर से, लेग से फुटबॉल पर लगाया है, उतना ही फोर्स फुटबॉल, ये फुटबॉल है, ये पैर है, पैर ने फोर्स लगाया, ठीक है, जितना फोर्स पैर ने लगाया फुटबॉल पर, उतना ही फोर्स फुटबॉल पैर पर लगाएगी। तो इंजरी टू फुटबॉल प्लेयर, इंजरी टू फुटबॉल प्लेयर, तो ये किसकी वजह से होगी बेटा, ये रिएक्शन की वजह से होगी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल, इसको क्या लिख सकते हो, किक ऑफ ए फुटबॉल प्लेयर, किक अप्लाइड बाय ए फुटबॉल प्लेयर।
चलिए, क्लियर हुआ बेटा? अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ थोड़ा अर्जेंट काम था। ये क्लियर हुआ? चलिए अब आगे देखते हैं। मोशन, दूसरा एग्जांपल देखिए ताकि आपको क्लियर हो। मोशन ऑफ ए मैन। मुझे ये बताइए, मनुष्य जो चलता है ये एक्शन से चलेगा या रिएक्शन से चलेगा? बस इतना बता दीजिए। मोशन ऑफ ए मैन, मनुष्य जो चलता है तो ये एक्शन से चलेगा या रिएक्शन से चलेगा? देखिए, हाँ एवरीथिंग सब बढ़िया है बेटा, ऐसी कोई इशू नहीं है। ठीक, देखो एक बात बताओ, जब मनुष्य चलता है तो आप खुद देख लीजिए, जब आप चलते हो तो क्या करते हो? फोर्स किस पर लगाते हो? ग्राउंड पर। क्या करते हो? फोर्स किस पर लगाते हो बेटा? ग्राउंड पर। ठीक है, तो देखो, फोर्स अप्लाइड ऑन ग्राउंड, ये क्या हो गया आपका? एक्शन हो गया। ये क्या हो गया? एक्शन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? एक्शन हो गया, क्रिया हो गई। ठीक है, तो अब ग्राउंड क्या लगाएगा? ग्राउंड क्या लगाएगा? बॉडी पर फोर्स लगाएगा। फोर्स अप्लाइड बाय ग्राउंड, फोर्स अप्लाइड बाय ग्राउंड ऑन मैन, ये होगा ना रिएक्शन? तो बेटा ये क्या होगा? रिएक्शन। ये क्या होगा? रिएक्शन। ठीक है ना, ये क्या होगा? रिएक्शन। तो अब देखो, जो आपने फोर्स लगाया, आपने तो फोर्स ग्राउंड पर लगाया था और ग्राउंड ने आप पर फोर्स लगाया ना, तो जो फोर्स आप पर लग रहा है, आपने तो पीछे की तरफ फोर्स लगाया था ना। जब आप चल रहे थे तो आपने तो पीछे की तरफ फोर्स लगाया था, तो उससे थोड़ी चल रहे हो आप। आप तो आगे चल रहे हो ना, तो आगे ले जाने के लिए कौन सा फोर्स आया है? आगे ले जाने के लिए कौन सा फोर्स आया? रिएक्शन। तो मनुष्य का जो, इसकी वजह से ही क्या होता है? मोशन होता है। ठीक है ना, जो गति आती है वो इसी की वजह से आती है। ठीक है, नहीं मनीष बेटा, ये रिकॉर्डेड क्लास है, तुम्हारा दिमाग हिला हुआ है, क्लास के बीच में आते हो, ऊपर से बकवास करते हो, चेक पूछते हो लाइव है या नहीं, क्लास में आके चुपचाप पढ़ा नहीं जाता। लाइव अगर अगर ये रिकॉर्डेड लाइव भी है तो आप कौन से झंडे गाड़ दोगे? करना पढ़ना पड़ना तो कुछ है नहीं, लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? तीसरा देखिए बेटा, लॉन्चिंग ऑफ ए रॉकेट। लॉन्चिंग ऑफ ए रॉकेट, रॉकेट का उड़ना। ठीक है, अब देखो रॉकेट में क्या होता है, कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है रॉकेट का। ये गैसेस होती हैं बेटा, तो गैसेस क्या है? ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। फोर्स अप्लाइड बाय गैसेस, फोर्स अप्लाइड ऑन ग्राउंड बाय गैसेस, ये क्या हो गया आपका? एक्शन। ये क्या हो गया? एक्शन। क्रिया। ठीक है, अब ये गैसेस क्या कराएंगे? ये गैसेस क्या करेंगी? इन्होंने ग्राउंड पर फोर्स लगाया, अब ग्राउंड क्या करेगा? रॉकेट पर ऊपर फोर्स लगाएगा। तो जो रॉकेट जो लॉन्च हो रहा है किसकी वजह से जाएगा बेटा? ऊपर, रिएक्शन की वजह से। तो देख रहे हो, एक्शन रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं। एक्शन रिएक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं। ठीक है, सुभाष कौन सा चैप्टर है?
गाना गाना सिखा रहे हैं, फुटबॉल खेलना सिखा रहे हैं, रॉकेट लॉन्च करना सिखा रहे हैं, सब्जेक्ट का तो पता नहीं कौन सा है। हाँ, रिकॉइल गन से निकली हुई गोली भी यही होगी बेटा, जब हम बुलेट पर फायर करते हैं, ठीक है ना। जसवंत बेटा चलो आपकी सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन पीएनजी बेटा मैं देते ही नहीं, हम दिक्कत ये है जो नोट्स आपको मिले ना तो उनसे मैच कराते रहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत रफली नोट करते रहिए। क्लियर है, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन ये क्लियर होगा कि डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं। पेपर में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी देखो, क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी क्या, हाँ स्विमिंग भी इसी का एग्जांपल है, जो स्विमिंग करता है वो भी इसी में आएगा। ये एग्जांपल देकर आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा एग्जांपल है जो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, कौन सा नियम है जो न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख लेना, ठीक है ना। आपसे किस सिलेबस में कहीं पर मेंशन नहीं किया गया, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल नहीं किया है इसको, नॉर्मली ताकि आ जाए 1% चांस है तो आप कर सको, ठीक है, नहीं तो सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा, ठीक है। चलिए बेटा अब नेक्स्ट देखते हैं, हेडिंग डालिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके बाद ग्राफ देखेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग के के संरक्षण का सिद्धांत। देखो ये क्या कहता है बेटा, अगर किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, अगर आप किसी भी बॉडी पर बाहर से कोई बल नहीं लगा रहे हो, तो जो उसका मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम क्या रहेगा, बाद में रहेगा। सिंपल सी बात ये। न्यूटन ने क्या कहा था, अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगाओगे तो उस बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। उसी तरीके से ये क्या कहता है, मोमेंटम का मतलब क्या था बेटा, मास इंटू वेलोसिटी। कोई m मास की बॉडी अगर v वेलोसिटी से चल रही है तो इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते थे, मोमेंटम बोलते थे। इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते थे, मोमेंटम बोलते थे, ठीक है ना। तो ये कहता है अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसका जो मोमेंटम था बेटा वो हमेशा समान रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। बस आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, क्योंकि ये जो आज मैं अभी पढ़ाया ना बेटा, ये आपके कहीं सिलेबस में मेंशन नहीं था। 6 to 8 की कहीं भी एनसीईआरटी में दे नहीं रखा और आपके सिलेबस में बोल रखा है 6 to 8 का सिलेबस होगा, ठीक है ना। तो बस इसलिए कि 1% क्वेश्चन आ भी जाए तो आप आराम से कर सको, ठीक है। तो लिखोगे इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने कराया है, इससे क्वेश्चन आया था। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इसके अनुसार किसी बाहरी बल की अनुपस्थिति में, किसी बाहरी बल की अनुपस्थिति में, किसी बाहरी बल की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, टोटल लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, टोटल लीनियर मोमेंटम of a body remains conserved, इसके अनुसार किसी बाहरी बल की अनुपस्थिति में, इसके अनुसार किसी बाहरी बल की अनुपस्थिति में, इसके अनुसार किसी बाहरी बल की अनुपस्थिति में
किसी वस्तु का किसी वस्तु का किसी वस्तु का रेखीय संवेग किसी वस्तु का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। 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 तो जितने भी न्यूटन्स थर्ड लॉ में एग्जाम्पल थे वो बेटा इसके भी एग्जाम्पल होंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक इसका एग्जाम्पल रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन, बंदूक का पीछे की तरफ मुड़ना। जितने भी न्यूटन्स थर्ड लॉ के एग्जाम्पल हैं वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा लॉन्चिंग ऑफ ए रॉकेट, रॉकेट का उड़ना। ठीक है, ये एग्जाम्पल यही पेपर में पूछे जाएंगे, आएंगे तो बेटा ये कैसे है रिकॉइलिंग ऑफ गन, न्यूटन सेकंड लॉ कैसे है, थर्ड लॉ। एक बात बताओ बेटा, गन है, ठीक है, आपने फोर्स लगाया गन पर, ट्रिगर प्रेस किया, आपने फोर्स लगाया, वो हो गया एक्शन। उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, वो आपने वो जो फोर्स लगाया वो किस पर जाकर लगा, गन बुलेट पर लगा, तो बुलेट बाहर आ गई। बुलेट ने क्या किया, गन पर फोर्स लगाया, बुलेट ने क्या किया, गन पर फोर्स लगाया, इसलिए गन पीछे चली गई, बुलेट आगे गई, गन पीछे गई। बस में बैठे यात्री वाला बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल होते हैं। बस में बैठा जो यात्री है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। हाँ, बस का अचानक रुकना या शुरू होना वो न्यूटन फर्स्ट लॉ में आता है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब तक आप फोर्स लगाते तो बॉडी मोशन में रहती है, जैसे ही आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाते बस एकदम से रुकेगी, तो इसलिए क्या होता है, पैसेंजर आगे की तरफ गिरते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा है, यही तो लिखा है। ये आप, मैंने गलती कर दी, आपके सिलेबस में बेटा छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, ठीक है। अभी तो आज की क्लास में जो टॉपिक कराया है आपके कहीं भी सिलेबस में मेंशन नहीं है। ये तो आपको इसलिए कराया गया है कि एक बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट जो होता है ये किसके अकॉर्डिंग, ये कौन सा नियम फॉलो करता है, तो ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको करा दिया, लेकिन आपके सिलेबस में कहीं पर मेंशन नहीं, सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन आया है, तो कभी कभार एक दो बार आ जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये कराया। बाकी आपको समझ नहीं आया आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। मेरी ही बुद्धि खराब हो गई थी, जो मैंने सोचा कि बच्चों का कहीं लॉस ना हो जाए, 1% आ गया तो क्यों रिस्क लेना, पढ़ा दिया जाए। और उसके पढ़ाने के बाद आप लोगों की ये हालत है। ये हालत कब है, जब आप टीचर बनना चाहते हो। एसएससी की जो तैयारी करते हैं ना बच्चे, सीरियसली बताओ ना, वो भी आपसे बहुत बढ़िया है, ठीक है। और वो तो आपसे बहुत छोटे हैं, ठीक है ना, वो भी आपसे बहुत छोटे हैं, तो वो भी इतने बढ़िया हैं। लाइक आप बिल्कुल, आप क्या टीचर बनोगे समझ नहीं आ रहा। थर्ड लॉ भी बेटा का ये भी है, दोनों नियम को फॉलो करता है वो। न्यूटन थर्ड, मैंने अभी क्या कहा, जो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे वो इसको भी फॉलो करेंगे। खिलाड़ी का कैच लेना किसका एग्जाम्पल है, इम्पल्स का एग्जाम्पल है, उसको न्यूटन सेकंड लॉ में रख लेते हैं। नहीं, कोई फोर्थ लॉ नहीं है, ठीक है। जो क्रिकेट प्लेयर जो गेंद को लपकता है, ठीक है ना, वो एग्जाम्पल किसका होता है, इम्पल्स का होता है, वो सब आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, अब ग्राफ्स की बात करते हैं। ग्राफ के बारे में, ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं बेटा। देखिए देखो, ग्राफ के बारे में बेटा दो चीज सीख लेना, स्लोप और एरिया, ठीक है ना। स्लोप निकालोगे तो कौन सी क्वांटिटी मिलेगी आपको, एरिया निकालोगे तो कौन सी क्वांटिटी मिलेगी। दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, पेपर समझदार लोग बनाते हैं, ठीक है।
ठीक चलिए, ठीक है। तो ग्राफ से बेटा पहले चीज, पहले वो तरीके सीखते, वो मैं पढ़ाता हूँ, पहले वो सिखाता हूँ जो पेपर में आता है, उसको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। तो ग्राफ देखते ही आपके माइंड में दो चीजें होती हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने ये एक सिंपल सा ग्राफ, एक एग्जांपल ले लिया, ये एक ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बेटा a,0, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ये है 0,y, ठीक है। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बेटा स्लोप का मतलब क्या होता है। ये इंग्लिश में ही करना, क्योंकि आपसे वो स्लोप लोप नहीं पूछेगा, आपको पता होना चाहिए। स्लोप का फॉर्मूला होता है बेटा y/x, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस y हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, एक मिनट बेटा इसको b कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा b हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया a हो गया। अब ये y/x क्यों लिखा है, मींस ये y एक्सिस पर डिस्टेंस है और ये x एक्सिस पर डिस्टेंस है। अगर ये वैल्यू आप निकालते हो, ठीक है ना, स्लोप हमेशा निकाल के देखना है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, y एक्सिस पर क्या वैल्यू है b, और x एक्सिस पर क्या आ जाएगा a। ये आ गया स्लोप, ठीक है। तो एक स्लोप तो ये हो गया, स्लोप यानी कि स्लोप आ गया आपका b/a, ठीक है। समझना, भी बीच में मत बोलना जब तक मैं ना बोलूं फाइनली। ये होता है बेटा थीटा, ठीक है। स्लोप इक्वल टू होता है बेटा tan थीटा के भी। ये सिंपली देख लोगे आप, स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा, स्लोप इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही करते हैं, इसकी जरूरत नहीं, आप परेशान होगे। स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले है ना, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। tan थीटा क्या होगा बेटा, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y एक्सिस पर जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय x एक्सिस पर जो वैल्यू है। और ये कितनी आ रही है, तो यहां से अगर आप देखते हो tan थीटा, ये आ जाएगा b/a, ये आ जाएगा tan थीटा। अब आपको क्या करना है क्वेश्चन में, जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं किसी भी ग्राफ का आप स्लोप निकालोगे, स्लोप निकालते ही आप समझ जाना, स्लोप निकालने मतलब tan थीटा निकालना। tan थीटा मतलब b/a, b/a मतलब y एक्सिस अपॉन x एक्सिस की वैल्यू निकाल लेना। निकालने के बाद आप देखना ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है, ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखिए जैसे अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, इसका जो स्लोप निकालोगे आप, इसका जो स्लोप निकालोगे, ठीक है। अभी ले लो बेटा, सीखा फाइबर टू फैब्रिक के नोट्स अभी ले लो, पढ़ाना वढ़ाना छोड़ देते हैं। अरे मिल जाएंगे बेटा, आपके बैच में पता नहीं क्यों अपलोड नहीं हुए, तो हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद। चलो मेरी गलती है भाई, इसमें मैं भूल जाता हूँ। आप भी हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके बोल दीजिए कि हमारे बैच में फाइबर टू फैब्रिक के नोट्स अपलोड करवा दीजिए। इसका आप स्लोप निकालोगे, तो स्लोप का मतलब क्या हो गया बेटा, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। y एक्सिस पर क्या वैल्यू दे रखी है, स्लोप का मतलब होगा y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। ये होगा स्लोप का मतलब। y एक्सिस पर कौन सी वैल्यू दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है। x एक्सिस पर कौन सी वैल्यू दे रखी है, टाइम दे रखी है। तो ये आ गया इसका स्लोप। इसका स्लोप किसके बराबर होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम के बराबर होगा। हाँ बहुत बढ़िया बेटा। और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। यानी कि अगर आप इस ग्राफ का स्लोप निकालते हो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या बताएगा, त्वरण के बारे में बताएगा। क्या बताएगा, त्वरण के बारे में। समझे स्लोप निकालने का मतलब।
जब भी आप स्लोप निकालो तो आप देख लो ये रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कराता हूं। देखिए ये तो स्लोप की कहानी थी। अब क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा। ये नोट कर चुके हो इतना? ठीक है, चलिए पहले इसकी एप्लीकेशन देखते हैं बस। चलिए ये ग्राफ है, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ठीक है। ये डिस्टेंस है इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर है टाइम। आपको बताना है बेटा किसकी स्पीड ज्यादा है आउट ऑफ ए एंड बी। ए और बी में से किसकी चाल अधिक है आउट ऑफ ए एंड बी, आउट ऑफ ए एंड बी which is having greater speed out of A and B, which is having out of A and B which is having greater speed। ए और बी में से, ए और बी में से, ए और बी में से किसकी चाल अधिक है, ए और बी में से किसकी चाल अधिक है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया बेटा। अलका रितु वेरी गुड। ओके बेटा अंशु देखिए। संदीप बेटा जल्दी कीजिए आप लोग यार, ऐसे मत, जल्दी नोट किया करो, इतना तो आराम से पढ़ाते हैं आपको। देखो बेटा आप स्लोप निकालोगे इसका, देखिए स्लोप निकालोगे, स्लोप क्या होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके बराबर आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस करोगे ना, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस दे रखा है, एक्स एक्सिस पर टाइम दे रखा है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होती है। तो यहां पर टेन थीटा क्या आ गया, इक्वल टू स्पीड। चल गई। तो यानी कि स्पीड में और थीटा में कैसा रिलेशन है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है ना। यानी कि जिसका थीटा ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। तो हम बोल सकते हैं यहां से थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। तो इसलिए स्पीड ऑफ ए या स्पीड ऑफ बी, सॉरी स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने। ठीक है, नोट करके डन लिखिए जल्दी। एक क्वेश्चन और देखिए। इस एक्सिस पर है बेटा वेलोसिटी, इस एक्सिस पर है टाइम। ये ए है, ये बी है। आपको बताना है इन दोनों में से किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी आउट ऑफ ए एंड बी, आउट ऑफ ए एंड बी which is having
out of A and B which is having greater acceleration. A और B में से किसका त्वरण अधिक होगा? A और B में से किसका त्वरण अधिक होगा? A और B में से किसका त्वरण अधिक होगा? चलिए देखिए बेटा, पहले आप देखिए स्लोप निकाल कर देखते हैं। स्लोप यानी कि टेन थीटा, टेन थीटा यानी कि वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो ऊपर टाइम है, नीचे वेलोसिटी है। ये कुछ उल्टा नहीं दिख रहा, ये तो 1 बाय एक्सेलरेशन हो गया। तो टेन थीटा किसके बराबर आया? 1/a की। एक्सेलरेशन और थीटा में कैसा रिलेशन हो गया? इनवर्स रिलेशन। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, यानी कि जिसका थीटा ज्यादा उसकी एक्सेलरेशन कम। तो अगर हम यहां से बात करें, किसका थीटा? ए का थीटा कम है बेटा बी से, बी का थीटा ज्यादा है ना। मान लीजिए ये थीटा ए है और ये क्या है? थीटा बी है। तो ए वाला कम है, तो जिसका थीटा कम होगा उसके एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ बी। क्लियर है बेटा? स्लोप तो आप समझ गए। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, आप देखो वो क्वांटिटी आप कैसे जनरेट करोगे? स्लोप से जनरेट हो रही है नहीं, या तो वो स्लोप से जनरेट होगी या फिर वो एरिया से जनरेट होगी। इन दोनों में से एक का ही यूज होना। अब एरिया के बारे में बात करेंगे, नोट कर चुके तो डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो पूछिए बेटा। ठीक, अब सेकंड की बात करते हैं, एरिया की। किसी भी ग्राफ का आप एरिया निकालोगे। सेकंड है एरिया, क्षेत्रफल। एरिया कैसे निकालते हैं बेटा? वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्सिस। सिंपल, वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्सिस सिंपली। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए ग्राफ दे रखा है आपको, स्पीड और टाइम का ग्राफ दे रखा है। स्पीड और टाइम का ग्राफ आपको दे रखा है इस तरीके से। ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं a,0 और ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ये दे रखा है बेटा 0,b। थोड़ा सा इसको, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको मैं यहां लिख रहा हूं, ये हो गए 0,b। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इस ग्राफ का एरिया निकालते हैं बेटा, तो अगर आप इस ग्राफ का एरिया निकालोगे तो क्या करोगे? वाई एक्सिस पर कौन सी वैल्यू है? वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स करोगे हमेशा। वाई एक्सिस पर कौन सी वैल्यू है? स्पीड है। और एक्स एक्सिस पर क्या होती है? एक्स एक्सिस पर क्या है? टाइम है। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होगा? डिस्टेंस। तो इस ग्राफ का जब आप एरिया निकालोगे तो वो बराबर होगा डिस्टेंस की। ठीक है, तो इस ग्राफ का जो डिस्टेंस होगा, किसी बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, वो किसके बराबर होगा? इसके एरिया के। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये एक रेक्टेंगल है ना, ये कितना है? ये ए है और ये कितना है? बी है। तो इसका डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा? ए बी के। क्या नहीं समझे रंजीत बेटा? कौन सा नहीं समझे? समझे? तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई क्वांटिटी पूछी जाएगी, तो ग्राफ को देखकर आपको यह पता लगाना है कि ये जो क्वांटिटी क्वेश्चन में पूछी गई है ये हमें स्लोप से मिलेगी या एरिया निकालने से मिलेगी, बस। तो यहां वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो हमें ये क्वांटिटी मिलेगी और स्लोप निकालेंगे तो हमें ये क्वांटिटी मिलेगी। उसके अकॉर्डिंग आप उसे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है,
अब मैं आपको डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ करवा देता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने आपको बहुत बढ़िया चीज बता दी कि ग्राफ को सोल्व कैसे करना है, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ी आएगा, ग्राफ तो गिवन होगा, ये आपसे क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो चलिए पहले दो ग्राफ पढ़ने, पांच टोटल पांच ग्राफ है। एक पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ना हमें, पोजीशन टाइम ग्राफ में 3 ग्राफ आएंगे। एक हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना, उसमें 2 ग्राफ आएंगे, सिंपल, ठीक है। चलिए पोजीशन टाइम ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, इसी का दूसरा नाम है बेटा यही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, ठीक है। तो 3 ग्राफ हमें पढ़ने बेटा। इसमें सबसे पहले आता है हमारा व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, जब वस्तु विराम अवस्था में होती है, 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 ठीक है बेटा। नोट कर चुके हो, देखिए अब तो यहां पर है पोजीशन, यहां पर है टाइम। एक बात बताओ, अगर बॉडी जो है वो रेस्ट में है, अगर वो बॉडी रेस्ट में है, ठीक है ना, मान लीजिए मैं खड़ा हूं, ऐसे खड़ा हूं, आप कल आए, कल भी मैं आपको ऐसे मिला, परसों आया, परसों भी ऐसे मिला, तो क्या बॉडी ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया? नहीं किया, ठीक है। अगर पहले कुछ कर रखा हो तो एक अलग बात है, ठीक है। तो अगर हम इस ग्राफ की बात करें बेटा, तो ये आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। ग्राफ को समझिए अब थोड़ा सा, ग्राफ को रीड कैसे करना है। आप क्या कर रहे हो बेटा, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, इस तरफ बढ़ेगा, टाइम का एक्सिस ये वाला है, समय तो बढ़ता जा रहा है, समय के बढ़ने से इस एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में कोई चेंज आ रहा है? कोई चेंज नहीं आ रहा। और वर्टिकल एक्सिस पर क्या है? पोजीशन, यानी कि डिस्टेंस, यानी कि उस बॉडी का डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, सेम है, जितना पहले था, जितना इस पॉइंट पर था उतना ही यहां पर जाने के बाद भी डिस्टेंस उतना ही है। लेकिन देखिए, तो समय बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, समय बढ़ता जा रहा है, पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब बॉडी एक जगह पर रुकी हुई है, ठीक है। दूसरा देखिए इसका, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, समान गति के लिए, तीसरा भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, समान त्वरित गति। देखिए बेटा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या था? बॉडी की वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। बॉडी की वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा? स्पीड या वेलोसिटी जो है ये क्या रहेगी बेटा? कांस्टेंट रहेगी। ये मतलब होगा इसमें,
और इसमें क्या मतलब हो गया, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी, इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। दिख रहा है, दिख रहा है। ग्राफ का मीनिंग समझना बेटा, ये जो मैंने लिखा है, रेस्ट का मतलब बॉडी का कोई मोशन नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो ये है पोजीशन टाइम। एक बात बताओ, आपको स्पीड निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बेटा, यही होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कौन से एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, टाइम कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है। यानी कि इस ग्राफ का स्लोप क्या होना चाहिए बेटा, स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। और स्लोप कांस्टेंट कब होगा, लीजिए किसी भी पॉइंट पर देखिए, ये थीटा है, आप यहां पर चले जाइए, अभी भी क्या है, ये थीटा है, अभी भी क्या है, ये थीटा है, कहीं पर भी जाइए, ठीक है ना, ये थीटा हर जगह पर सेम रहेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। एक्सेलरेटेड में क्या होगा, यही ग्राफ कर्व के फॉर्म में आ जाएगा बस। तो इसको दो बार डिफरेंशिएशन का केस होता है, आपके सिलेबस में ये वाला केस कहीं दे नहीं रखा, लेकिन पहचानना है, आना चाहिए आपको। कर्व दिख जाए तो एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो बेटा ग्राफ देखकर आप कुछ ये पूछेंगे कि इस ग्राफ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, कि बॉडी रेस्ट पर है, उसकी बॉडी की स्पीड सेम है, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है या नहीं। यहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि स्पीड अगर कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, स्पीड अगर कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। क्लियर है, नोट करके डन लिखिए। बस दो ग्राफ और चैप्टर कंप्लीट। बेटा नहीं, 9 बजे पॉसिबल नहीं है मेरी क्लास का टाइम। मतलब आपके अकॉर्डिंग थोड़ी चला जाएगा बेटा सोनी, आप समझिए ना, आपको हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ऐसे तो एक बच्चा आप 9 बजे कह रहे हो, 10 बजे कहेगा, 7 बजे कहेगा, एक 8 बजे कहेगा, एक 6 बजे कहेगा, एक रात को 10 बजे कहेगा, तो बेटा ऐसे तो अलग अलग टाइम हो जाएंगे। बेटा इस केस में जो स्पीड होती है ना बेटा, ये आपको डबल डेरिवेशन करके निकालनी पड़ती, ठीक है ना। स्पीड इसमें चेंज हो रही है, ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है ये आपका एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन से ड्रॉ हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर ही करवा है। तो स्पीड इसकी आप ऐसे नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, डेटा होगा तभी निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, वेग समय ग्राफ। फर्स्ट है बेटा फॉर यूनिफॉर्म मोशन, समान गति। और एक हम ड्रॉ करेंगे बेटा फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। समान त्वरित गति।
तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आपको, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इसमें क्या होगा बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए तो लीजिए ये रहा ग्राफ, ये वेलोसिटी हो गई, इसकी जगह स्पीड लिखोगे तब भी सेम है बेटा, कभी फंस जाओ। स्पीड चाहे वो स्पीड विल स्पीड टाइम ग्राफ बोले चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोले, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, समय बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, समय बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट ही नहीं बढ़ रहा। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड में क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी कौन से एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर, टाइम कौन से पर, एक्स एक्सिस पर, यानी कि स्लोप। तो स्लोप से चेक कर पाओगे आप, तो आप देख सकते हो स्लोप यहां भी थीटा, पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, यहां भी थीटा। तो किसी भी पॉइंट पर देखिए थीटा आपका सेम ही रहेगा, थीटा कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए तो बेटा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, नोट करके डन लिखिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। हाँ जी बच्चों, क्लियर है, जल्दी बताइए क्लियर है। कमेंट हैंग हो गई क्या, आगे चलिए, चैप्टर खत्म हो गया बेटा। ठीक है ना, चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट किसी को, भारती बेटा ये 9th का नहीं है बेटा, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, 8th में है। ठीक है ना, तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। बस मैंने आपको कहा है कि जो न्यूटन्स लॉज और लीनियर लॉ ऑफ लीनियर कंजर्व ऑफ मोमेंटम, ये जो दो टॉपिक है ये आपके एनसीईआरटी में 6 to 8 में मेंशन नहीं है, लेकिन एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको करा दिया। ठीक है, क्वेश्चन बता दो दिया, ग्राफ से क्या पूछेगा, ग्राफ देकर आपसे पूछ लेगा, ग्राफ के बारे में पूछ लेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इस तरीके से वो पूछेगा आपसे। ठीक है ना, चलिए बेटा ठीक है, तो अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, शायद इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट स्टार्ट करेंगे, जो भी करेंगे। ठीक है, हाँ ये मेंशन होगा, पोजीशन वेलोसिटी मेंशन होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, बाय, टेक केयर। ये बताओ ऐसे कितने बच्चे जिनको समझ नहीं आ रहा। हाँ कल क्लास होगी, अरे एक बार फिर से, इसमें क्या समझाना, जैसे जैसे ये समझाए थे, जैसे ये दो अप्लाई किए थे सेम, यहाँ पर यही दो सेम ऐसे ही है। पहले दो, ये दोनों देख रहे हैं, इन दोनों का नेचर सेम नहीं है, यहाँ पर चेंज हुआ तो आप वहां पर चेंज कर दोगे, अगर वो दो समझ आ गए तो उनसे कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, वाई बाई टी कहाँ, वाई बाई एक्स है बेटा, वी वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस पर है और जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पर है। समझ आ रहा है आपको, बताइए फिजिक्स का ये पहले चैप्टर में किसी को दिक्कत, क्लियर है या नहीं बताइए, कि चीज आपको क्रिस्टल की तरह क्लियर होनी चाहिए, बाद में मत बोलना भी पूछ रहा हूँ, बताइए जल्दी, आधे बच्चे तो चले गए होंगे।
कितने बच्चों को पहला चैप्टर समझ, कितनों को आया, कितनों को नहीं आया, जल्दी बताइए। जिनको आया यस, नहीं आया नो। सिंपल सा फंडा। लगता है नेटवर्क इशू हो रहा है शायद आज। जिसको समझ में नहीं आया उसका भविष्य खतरे में है। ठीक है, जिसको समझ नहीं आया उसका भविष्य खतरे में है। कर्व वाला बेटा, कर्व आपको दे दिया, कर्व दे के क्वेश्चन क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपको करवाए थे, ये किस लिए करवाए थे बेटा। कर्व देखकर आप सारी इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन नहीं करवाए मैंने आपको। दूसरी बात, आप कर्व देखकर आपको ये दो कर्व मैंने समझाए, अगर ये दो समझ में आ गए तो ये दो आ जाने चाहिए थे, रटना थोड़ी है। यहाँ पर पोजीशन था तो उससे रिलेटेड फॉर्मूलों का यूज किया, यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी थी उसका यूज किया। एक काम कीजिए, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो फिर बाद में कराएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।